तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी, जो हमारी एग्ज़ाम होने वाली सीटेट 2021 की। आज हमारी जो ये पेडागोजी सीरीज़ जो हमारी चल रही है, वो पेडागोजी सीरीज़ पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 वीडियो डाल दिए आपके लिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा। स्वागत है आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट एंड जेटेट, जो भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं आप, उस स्टेट टेट की तैयारी करने के लिए कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, 7634993536। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपराधी बालक वे होते हैं जो, ऑप्शन नंबर ए है असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते, ऑप्शन नंबर सी है जो शिक्षक को अक्सर परेशान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि अपराधी बालक कौन होते हैं। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अपराधी बालक कौन होते हैं। तो अपराधी बालक वे होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, मतलब समाजों में उनकी जो कार्य क्षमता होती है वो बेहतर नहीं होती है, वो गलत तरीके से वो समाज में पेश आते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों को परेशान करते हैं। ये होंगे आपके राइट आंसर। वे जो समाज में रहना नहीं पसंद करते, उसकी मर्जी है, वो नहीं भी रह सकते या रह सकते, इसमें अपराधी बालक नहीं कह सकते हम। अपराधी वाले बालक अलग तरीके से होते हैं। जो समाज को अक्सर परेशान करते हैं वो भी अपराधी बालक की गिनती में नहीं आते हैं। इनमें से कोई नहीं, अगर एक भी गलत हो तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। ऑप्शन नंबर ए है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर ही रहती है जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्णकर्ता संबंधी नीति अमानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। अपना राइट आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को एक बार डील करते हैं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन कहता है अमानवीय विकास में मानव के विकास में आनुवंशिकता, मतलब जो हमारे बाप दादाओं से आते हैं उसे आनुवंशिकता, हेरिडिटी, या एवं परिवेश दोनों की भूमिका में संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित बेहतर है। कौन सा कथन इनमें से जो कथन है आनुवंशिकता तथा परिवेश, हमारे जो व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं वो आनुवंशिकता एवं परिवेश के आधार पे होती है, ये आप अच्छी तरीके से कह सकते हैं। तो इनमें से समुचित में से दोनों बेहतर कौन हो सकता, दोनों बेहतर जो है समुचित में से क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं ये करके। ऑप्शन नंबर ए है परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर रहती है। परिवेश की भूमिका, हमारे पर्यावरण की भूमिका स्थिर नहीं रहती है। अब क्यों नहीं रहती है ये मैं भी आपको बता दूं। अगर आप एक जगह है तो वहाँ पे आपकी भूमिका, अगर आप स्कूल गए तो वहाँ की परिवेश अलग है, आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ की परिवेश अलग है, आप अगर अपने घर आते हैं तो वहाँ की परिवेश अलग है। परिवेश की भूमिका स्थिर सी रहती है, नहीं ऐसा ये बिल्कुल गलत है, परिवेश की भूमिका स्थिर नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे व्यवहारवाद, यहाँ पे व्यवहारवाद की कोई चर्चा नहीं होगी, यहाँ पर मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की बात की गई है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर कहता है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है। ये दोनों है, यहाँ पर आनुवंशिकता की बात हो रही है एवं परिवेश, दोनों की हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। आनुवंशिकता एक उम्र के साथ एक हेरिडिटी जो होती है हमारी उम्र के साथ, हमारी सोच के साथ, हमारी समझ और हमारे पर्यावरण के साथ परिवर्तनशील होते रहे। हमारे पर्यावरण, अगर हम अपने जो भी हमारे माँ बाप से जो बुद्धि आती है, गुण आती हैं, हम अपने परिवेश में रह के उसे परिवर्तनशील कर सकते हैं।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है योग्यता व योग्यता सामूहिकरण परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते। ऑप्शन नंबर बी है अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है छात्र असहिष्णुल होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न योग्यता वाले समूह को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है योग्यता व योग्यता सामूहिकरण। यहाँ सामूहिकरण की बात आ रही है। सामूहिकरण आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी जब आपने लेक्चर वीडियो देखे होंगे। परिप्रेक्ष्य निम्न से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्यपूर्ण विद्यार्थी समूह में बेहतर सीखते, ये भी सही है, ऐसा नहीं कि ये सही नहीं है। अबाध व प्रभावी शिक्षण से प्रभावी की बात हो या अबाध की बात, ये क्वेश्चन गलत है। जब मैंने बार बार कहते हैं, हम आपको समझाते हैं कि 4 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन सही बिल्कुल सही होंगे। इनमें से 99% सही होने के चांसेस है, इन एक में से 100% सही होने के चांसेस में। आप इसको चूज करना, 100 में से 100 बेहतर कौन हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे गलत होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन को छांटेंगे। यहाँ पर एक सही हो सकते हैं, एक भी गलत हो सकते हैं। छात्र असहिष्णुल मतलब इंटॉलरेंस हो ही नहीं सकते छात्रों में, ये गलत हो जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन बी एंड सी गलत हो चुके हैं, ऑप्शन ए एंड डी सही बचते हैं। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थी समूहों में बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों बहुस्तरीय। अब जहाँ पे विभिन्न योग्यता अलग अलग तरीके से हम योग्यता को ग्रहण करते हैं, तो बहुस्तरीय अलग अलग स्तर वाले शिक्षणों को अपनाना चाहिए। इसका बेस्ट आंसर है। मैंने कहा एक क्वेश्चन जो आपके 4 में से 2 क्वेश्चन सीधे गलत हो जाएंगे, फिर 2 क्वेश्चन जो बचेंगे, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसे होंगे और एक क्वेश्चन ऐसे होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 90% 99 से 90% सही होंगे, एक क्वेश्चन 100% में सही होंगे। आपको बेस्ट चुनना है। यहाँ पर भी वही हालात है, 2 क्वेश्चन तो सीधे गलत हो गए, ऑप्शन बी और सी गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए एंड डी बेहतर हो सकते हैं। इसमें से बेहतर कौन है, 100% कौन है? ऑप्शन नंबर डी। यही आपको चुनना है, बस इतना ही करना है। पेडागोजी में यही लेक्चर, पेडागोजी को जो वीडियो आपको समझ नहीं आती है तो आप जाके क्या करें क्या ना करें, या फिर टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अश्विन द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षिका तत्काल नहीं दे सकती है। शिक्षक तत्काल नहीं दे सकते हैं। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? सभी विषयों को मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन बी है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आप, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। शिवानी के द्वारा पूछे गए, शिवानी एक स्टूडेंट है, उसने एक शिक्षक से तत्काल प्रश्न पूछा। शिक्षक तत्काल जवाब नहीं दे सकता है, उसे तत्काल जवाब नहीं दे पाते हैं। शिक्षक की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? वह शैक्षिक क्षेत्रों का भ्रमण करें, उससे रिलेटेड जो भी शैक्षिक क्षेत्र है उसका विजिट करे, तब उसको सच्चाई पता, मतलब उस बारे में उसे पूरी पता चल पाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में क्या निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ सबसे बेस्ट चुनना। सर्वोत्तम मीन्स होता है सबसे बेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों के लापरवाही कारण त्रुटियां होती है। ऑप्शन नंबर डी है कभी कभी विद्यार्थियों की त्रुटियां कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या बेहतर इसका आंसर है? सर्वोत्तम चुनना है। मैंने आपको सर्वोत्तम कैसे चुनना है मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। सीखने की प्रक्रिया जो लर्निंग, जो हमारी लर्निंग एबिलिटीज हैं उसके उस वे पे विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में विद्यार्थी जो त्रुटियां करते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन सर्वोत्तम? विद्यार्थी त्रुटियां करती है क्या? विद्यार्थी गलती करती है? हाँ,
बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर सीख नहीं पाते तो सीखने का कोई वजह ही नहीं बनते। डायरेक्ट अगर सीखते तो सीखने का कोई वजह नहीं बनता। इसीलिए वे बच्चे हैं, वे गलतियां कर सकते हैं। तो सर्वोत्तम ऑप्शन चुनना है। विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। सिंपल से लॉजिक है, विद्यार्थियों को त्रुटियां कभी कभी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है, ये नेगेटिव क्वेश्चन हो गए। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, अधिगम प्रक्रिया का भाग नहीं, क्योंकि अधिगम एक अलग वर्ड आ जाती है। अधिगम मीन्स होती है लर्निंग। लर्निंग जो मतलब होती है चाइल्ड साइकोलॉजी में, ऐसा कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो गलतियां बच्चों की अधिगम प्रक्रिया की एक भाग है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप लेक्चर वीडियो जाके देख सकते हैं। विद्यार्थियों के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। लापरवाही, विद्यार्थियों की लापरवाही, लापरवाही ये नेगेटिव टैग वर्ड है, इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, मतलब ए बी सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। कभी कभी विद्यार्थियों की त्रुटि कर सकते हैं। हाँ, विद्यार्थी कभी कभी त्रुटि कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? विद्यार्थी तो बच्चे होते हैं, बच्चे की त्रुटियां करना स्वाभाविक है, इसमें से कोई नई बात नहीं थी। इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, आप नहीं करेंगे यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के स्वस्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शामिल स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति करना। ऑप्शन नंबर बी है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर डी गतिविधियाँ आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना है। तो अपना आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया। नेगेटिव क्वेश्चन जहाँ आपको पूछा जाता है तो वहाँ में से 4 में से 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आपके एक क्वेश्चन गलत होते हैं। वो एक क्वेश्चन जो होते हैं आपके, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसी को हम सही मानते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग करना नहीं चाहिए? यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब स्वास्थ्य की जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होती है, वो स्थापित करना चाहिए। हाँ, इससे बच्चों की जो दिमागी मेंटलिटी विकास होती है वो बढ़ती है, ये सही होगा। उन्हें आत्मगौरव, हाँ ये आत्म सम्मान आत्मगौरव बनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसकी अधिक प्रशंसा, बच्चों की अधिक प्रशंसा ये नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इस हिसाब से कहा जा सकता है ए बी और डी दोनों सही है, तीनों सही है। तो ये क्वेश्चन इसमें गलत होंगे, क्योंकि नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के मारपीट झगड़ा खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने गुड़ियां खेलने और घरों के काम में ध्यान रखती है। विभेद कहलाता है सीखने के विभेद, योग्यता के विभेद। ऑप्शन नंबर सी है रुचि संबंधी विभेद। ऑप्शन नंबर डी है परियोजना विभेद। तो इसमें सीधा सा झलकता है कि ये रुचि है, लड़कियों की रुचि अलग होती है, लड़कों को रुचि अलग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अपराध की वह विधि कौन सी है जिसमें बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है मनोवैज्ञानिक विधि। ऑप्शन नंबर बी है वातावरणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी है मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। बाल अपराध, जो बालक की आपराधिक बालक होते हैं उसकी विषय में बात की गई है। वह कौन सी विधि है जिसमें बालक की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोसामाजिक विधि ये भी हो सकते हैं। यहाँ पे सामाजिक वातावरण की बात हो रही है, यहाँ पे सामाजिक वातावरण की बात होती है तो सामाजिक विधि से के द्वारा ही सामाजिक वातावरण को सामाजिक विधि के द्वारा ही हम सही कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा
तरीका है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के गति के नियम को पढ़कर सुनाएं। ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन की गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन के नियम पर एक लेख श्यामपट्ट पर लिखें। ऑप्शन नंबर डी न्यूटन के नियम का अवशोध्य करने को कहें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। निबंधनात्मक क्वेश्चन जो होते हैं, निबंधनात्मक रचनात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके क्या होते हैं, न्यूटन की गति के नियम को पढ़कर सुनकर बनाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। न्यूटन के गति के तीनों नियम, यहाँ पे न्यूटन के गति के तीनों नियम को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये निबंधनात्मक के साथ साथ रचनात्मक क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। यह विधि और घटनाओं को याद रखने का रोचक तरीका है। ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी है वह दर्शाता है कि ऐतिहासिक इतिहास से अपनी कल्पनाओं के साथ कैसे अंतरों को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर सी है यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी है यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन जल्दी लगाइए, क्या राइट ऑप्शन है इसके होंगे। चलिए कमेंट में इसका राइट आंसर बताइएगा। हम क्वेश्चन को डील कर देते हैं। आप एक ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न पूछते हैं, इतिहास की घटनाओं पर, इतिहास की सोच पर, इतिहास की क्षमताओं पर आप प्रश्न पूछते हैं। इसका उचित विकल्प क्या है? यह विधि घटनाओं को याद करने, यहाँ पर याद करने वाली बात है, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ साथ कैसे अंतरों को पूरा कर सकता है। हो सकते हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं देखा इस क्वेश्चन में कि नहीं हो सकते, नेगेटिव तो नहीं लगता है। फिर भी देखते हैं कि वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पे प्रोत्साहन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह वर्तमान में, हमारे जो इतिहास होते हैं, यह वर्तमान में अतीत के साथ तुलना करता है। हम जो आज वर्तमान में जी रहे हैं, इतिहास के मतलब आर्ट्स वाले जो भी सेकंड पेपर वाले जो भी रखे होंगे, एसएसटी वाले के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे ही देखेंगे उसी आराम से वो लगा सकते हैं। यह वर्तमान में अतीत के साथ तुलना करने में बेहतर हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है? ऑप्शन नंबर ए है प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, मानकों मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना, तुलना करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों का विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है तुलना करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों का उपयोग करना। इसके ऑप्शन नंबर और इसके बी इसके राइट आंसर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।